तो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम जानेंगे एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कि भाई ये कितने तरह की होती हैं, कैसे काम करती हैं, हमारे शरीर में इनका क्या यूज़ होता है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत आसान भाषा में। सो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात किया एंटीवायरल ड्रग्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मेरे पास भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि आपको बिल्कुल आसानी से समझाना था। क्योंकि ये कोई ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं एंटीवायरल में, जितना एंटीबायोटिक्स होती हैं एंटीवायरल ड्रग्स उतनी नहीं है। तो इनका ये चैलेंज था कि भाई ये बीमारियों के आधार पर समझाऊँ या इनके काम करने की क्षमता के आधार पर समझाऊँ या कैसे समझाऊँ। तो फिर बस हमने एक बीच का वो तरीका निकाला है, तो आप उसको देखिए, आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं पहले आपको वायरस के बारे में बताना चाहूँगा। ये आप जान गए तो आप सारी की सारी दवाइयों का अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा स्विच कर सकते हो, वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ी देर। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे वायरस की। देखो भाई, वायरस क्या होता है? वायरस कोई सेल नहीं होती, ठीक है ना। जैसा बैक्टीरिया सेल होता है, वायरस नहीं होता है। अब वायरस का काम क्या है भाई? हमारी बॉडी की सेल्स को ही अपना होस्ट बना लेता है। वायरल तो खुद तो एक सेल है नहीं, तो उसको सेल की जरूरत है। तो वो क्या करता है बेसिकली कि भाई वायरस के पास क्या होता है भाई, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड का डीएनए आरएनए होता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो वो ग्रोथ करता है। उसके अलावा उसका कैप्सिड होता है, जिसे आप इनवलप बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है वायरस, सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स होता है इसका। अब वो अलग अलग तरह का वायरस अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर शो कर सकता है, बट मेन तीन चीज होती है। न्यूक्लिक एसिड है, जीनोम है, आरएनए डीएनए, और जो है एनवलप फॉर्मेशन। तो इसका कोई ऐसा सेल नहीं होता। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए घुसता है, मतलब सपोज उसका इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि भाई वो स्किन के थ्रू जा सकता है आपकी बॉडी में, टच के थ्रू जा सकता है, सेक्स के द्वारा जा सकता है। ये आपको रूट्स बता रहा हूँ कि वायरस कैसे ही फैल सकता है। सेक्स के द्वारा, कोई जानवर काट ले तो चला जाएगा आपकी बॉडी में। ओरल, मुंह के द्वारा जा सकता है, और रेस्पिरेशन, सांस लेने से जा सकता है। मिल्क, माँ से बच्चे को पहुँच सकता है। इस तरह से वायरस फैल जाता है। और बात की जाए भाई कुछ कॉमन बीमारियों की, देखो भाई इसकी कुछ बहुत ही लिमिटेड बीमारियाँ हैं। जैसे बैक्टीरियाज में हम देखते हैं बहुत सारी होती हैं, इसमें नहीं है इतना। इसमें क्या भाई, सर्दी जुकाम हो जाएगा आपको, कॉमन कोल्ड जैसे बोलते हैं, ठीक है। फ्लू हो सकता है, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और मिजल्स, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे मेनिंजाइटिस पे ऑलरेडी बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियाँ, एक निमोनिया होता है दोस्तों, जो कि वायरल निमोनिया कहलाता है, वो भी होता है। तो यही सब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। HPV, ह्यूमन पेपलोमा वायरस, और HIV और रेट्रोवायरल हर्पीज, सिर्फ यही है वायरस के द्वारा फैलाने वाली बीमारियां। ये मैंने आपको गिना दी, 4-5 हैं बस होता है। इसके अलावा ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, तो लिमिटेड एंटीवायरल ड्रग्स हैं। सो खैर, अब समझते हैं कि कोई भी वायरस आपकी बॉडी में कैसे असर करता है। वो इन्फेक्शन हो गया, जैसे भी हो गया, मुंह के द्वारा, हवा के द्वारा पहुंच गया। अब उसके पास सेल नहीं है, वो सेल कहाँ मिलेंगे उसको? आपकी बॉडी में कहीं पे भी उसको सेल मिल जाएंगे। तो ये कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, इसको समझो आप पहले कि भाई ये किस तरह से फैल जाता है पूरी बॉडी में। इसको अगर आपने समझ दिया तो आप इसका क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो भाई, क्या होता है कि जैसे ही जो वायरस होता है किसी सेल के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले वो क्या करता है? वो करता है उस होस्ट सेल को, हमारी जो सेल्स होती हैं उसे ही होस्ट सेल बोलते हैं, उसको पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मतलब कि उसको छेद देता है, उसको छेद कर देता है सेल के अंदर, ठीक है। छेद करके वो अंदर घुस जाता है उस सेल के अंदर। कौन? वायरस घुस गया। अब ये क्या करता है? अनकोटिंग करता है कि भाई उसके ऊपर कोटिंग है। कोटिंग में वायरस के ऊपर एक एनवलप का कोटिंग होता है, वो उसके ऊपर है, तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो वायरस क्या करता है? उसको अनकोट कर देता है। हमारी सेल के अंदर पहुंच गया पेनिट्रेट करके, अब उसको अनकोट करता है, मतलब तोड़ देता है। तो अब क्या बचा? उसका न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड देखने लगता है, जाहिर सी बात है, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था। अब उसका न्यूक्लिक एसिड रह जाता है सेल के अंदर, और डीएनए आरएनए, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जब अनकोटिंग होगी तो फिर क्या होगा? ये ट्रांसक्रिप्टेज करता है। ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? डीएनए उसके अंदर जो रहता है, डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो अनकोटेड हो गया, पहले घुस गया अंदर, फिर अनकोटेड हो गया, अब वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। उसका जो डीएनए है उससे वो क्या बन रहा है? एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है। जो वायरस हमारी सेल के अंदर घुसा हुआ है उसके अंदर पहुंच गया पेनिट्रेट करके, अब वो क्या, उसने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, अब वो ट्रांसलेशन भी करने वाला है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये जो डीएनए
mRNA में कन्वर्ट हुआ था, अब ये mRNA जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन बन जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा कि वायरस आपकी सेल में गया, पेनिट्रेट करके अनकोट हो गया और जो है उसने अपना ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है क्योंकि भाई उसको फिर से डीएनए चाहिए, फिर से उसको डीएनए चाहिए, क्योंकि तभी तो वो नया अपना जैसा मॉलिक्यूल बना पाएगा, नया वायरस तभी तो तैयार हो पाएगा ना। अपना जीनोम मॉलिक्यूल जो होता है उसका डीएनए आरएनए, उससे ही तो नया वायरस बनता है। फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद असेंबली पहुंच जाता, असेंबल हो जाता, मतलब कि एक नया वायरस तैयार हो जाता। और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। 2 से 4 बनते हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में घुसता है और इस तरह से इन्फेक्शन करता है। जितनी भी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन इसी के ऊपर आधारित है। जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये इसी चीज़ को रोकेंगी। अनकोटिंग हुआ, पेनिट्रेट हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसी चीज़ को रोकेगी। या इवन जो लास्ट में एक न्यू रिलीज वायरस होता है, मतलब कि लास्ट में एक नया वायरस बन जाता है, उसको भी रोकेंगे। तो समझते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स की पहली कैटेगरी होती है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, वायरस जो होता है हमारे सेल में जाकर डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से तो नया वायरस बनेगा। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ड्रग्स उस डीएनए पॉलीमरेज को जाकर इनहिबिट कर देती हैं। तो डीएनए नहीं है तो फिर एमआरएनए कहाँ से आएगा और नया वायरस कहाँ से बन पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर 2 तरह की कैटेगरी है भाई, एक प्यूरिन एनालॉग्स हैं कुछ और पायरिमिडिन एनालॉग्स हैं। तो इसको आप ज़्यादा डिटेल में समझो, बस इतना समझ लो कि इसके अंदर आता है एसाइक्लोविर जो कि हार्पिज में दिया जाता है, और गेमसाइक्लोविर, ठीक है, सीएमपी में यूज़ करते हैं, सीएमपी में यूज़ करते हैं। उसके अलावा बात किया यहाँ पे आइडोक्सियूरिडाइन आता है, ये भी हार्पिज में ही चलता है, और ट्राइफ्लूरिडाइन आता है, ये भी जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि डीएनए पॉलीमरेज को जाकर रोकती हैं, ठीक है। सो पॉलीमरेज इनहिबिटर, इन्हें पीआई भी बोलते हैं, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म पीआई के नाम से आपको मिलेगा कहीं कहीं इंटरनेट पे। तो दूसरा कैटेगरी है दोस्तों एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो हम जैसा जान रहे हैं भाई कि हमने पढ़ा कि हमने अब तक देखा कि जो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ये और आगे की काम करता है, और एडवांस लेवल पे काम करता है। क्या, जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो डीएनए कहाँ से आएगा, ये बेसिकली यही कर रहा है। जो आरएनए होता है डीएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या है बेसिकली आरएनए को इनहिबिट कर देता है। सो इसमें कौन सा आता है दोस्तों, यहाँ पे एक ही ड्रग है बेसिकली, रिवाब्रिन करके आता है। ये हार्पिज में दिया, सॉरी हेपेटाइटिस सी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस सी में ये जो रिवाब्रिन ड्रग दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए इनहिबिशन ऑफ पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, ये कैटेगरी है जिसमें क्या होता है कि ये इस कैटेगरी की दवाइयाँ पेनिट्रेटिंग को रोकती हैं और अनकोटिंग को रोकती हैं, ठीक है। तो एमेंटाडाइन और रिमेंटाडाइन, ये जो ड्रग हैं एमेंटाडाइन, रिमेंटाडाइन, ये बेसिकली क्या है कि उस पेनिट्रेशन को ही रोक देती हैं, और अगर पेनिट्रेट कर भी लेता है वायरस तो उसके अनकोटिंग को रोक लेती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे ही कर रहा था काम वो, पहले सेल को पेनिट्रेट करके छेद करके उसके अंदर घुस गया और फिर उसने अपना एनवलप हटा दिया। या तो वो छेद कर नहीं पाएगा, वायरस सेल के अंदर छेद नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, अगर कर भी लेगा तो वो एनवलप नहीं हो पाएगा, एनवलप नहीं हो पाएगा, अनकोटेड नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो ये इस तरह से काम करती है। इसके अंदर आता है एमेंटाडाइन और रिमेंटाडाइन। तो एमेंटाडाइन कहाँ यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और बी में यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है आपने सुना होगा बहुत। सो एमेंटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड करके आता है ड्रग। उसके बाद बात किया दोस्तों यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो ये वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि पहले डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा था, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया था, फिर यहाँ पे नया वायरस बनाने के लिए ये क्या करता है कि एमआरएनए से डीएनए में फिर से होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है लेकिन रिवर्स होता है। तो ये उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती हैं ये दवाइयाँ। जो चौथी कैटेगरी है हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आरटीआई वगैरह आप देखने के समझ में आएगा। तो ये कौन से आती हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्यूडोवुडीन आता है, लेमिवुडीन आता है, डिडरसुनाइन आता है। सो ये कुछ दवाइयाँ जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकती हैं। ये बेसिकली क्या एचआईवी वगैरह में यूज़ की जाती हैं, एड्स वगैरह हो जाता है किसी को तो वहाँ पे ये दवाइयाँ चलती हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, आप बने रही वीडियो में। सो लास्ट दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट कि भाई प्रोटेज इनहिबिटर्स क्या होता है कि सपोज बैक्टीरिया अंदर वायरस अंदर घुस भी गया,
पेनिट्रेट कर लिया, अनकोटिंग कर ली, mRNA DNA से RNA में कन्वर्ट हो गया, mRNA में कन्वर्ट हो गया और फिर प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी चांस है कि वायरस अपने ग्रोथ ना कर पाए। तो इस तरह की दवाइयाँ जो कि प्रोटेज इनहिबिटर्स कहलाती हैं, इसमें कौन कौन सी लोपिनाविर आता है, रेटोनाविर आता है, इंडिनाविर आता है, ये सारी की सारी दवाइयाँ जो है प्रोटेज इनहिबिटर्स कहलाती हैं। ये तो था उनके मैकेनिज्म के आधार पर दवाइयाँ। और जितने भी आप सुनते हैं मार्केट में एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं, ये दोस्तों बेसिकली क्या है कि एक दूसरे का अपग्रेड वर्जन होती हैं। कोई पहले बनी उसके बाद दूसरी आई है, तो काम करने का तरीका सिर्फ सेम टू सेम रहता है, बट इनके नाम इतने ज़्यादा हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ मान के चलो, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ। सपोज अगर किसी एंटीवायरल ड्रग के पीछे कोविर लिखा हुआ, COVIR, तो वो कौन सी होती है, NRTI होती है, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहलाती हैं वो। ठीक है, हमने देख लिया न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं, उसमें देख लिया हमने। तो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जिनके पीछे कोविर लगा है, वो NRTI कहलाती हैं। उसके अलावा नाविर लिखा रहता है, NAVIR, एंटीवायरल ड्रग के पीछे नाविर लिखा है, तो वो क्या है, PI, पॉलीमरेज इनहिबिटर्स कहलाती हैं। ठीक है, एमविर लिखा हुआ है, एमविर, कोविड लिखा था पहले, अब एमविर लिखा दिखेगा आपको। तो एमविर क्या होता है, ये न्यूरोएमिनिडेज कहलाती है, न्यूरोएमिनिडेज दवाइयाँ कहलाती हैं। ठीक है, एमविर लिखा हुआ है। तो एक होता है दोस्तों यहाँ पे क्लोविर, क्लोविर भी लिखा रहता है कई एंटीवायरल ड्रग्स के पीछे। तो उसका मतलब ये होता है ये DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स दवाइयाँ हैं। ये अगर आपको दिख जाए क्लोविर करके, ऐसा एसाइक्लोविर आता है इस तरह से, तो ये बेसिकली DNA पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट करती हैं। लास्ट दोस्तों यहाँ पे विर, अकेला कई बार VIR लिखा रहता है, तो ये NNRTI है, नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दवाइयाँ, ये अलग तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, ये नॉन न्यूक्लियोसाइडल हैं। तो ये तो थी दोस्तों कुछ टिप्स कि भाई ऐसे नाम देख के आपको पता चल जाए कौन किस तरह से काम करता है। तो आप समझते हैं बीमारी के नाम के आधार पर कितने तरह की मार्केट में आती हैं। तो यहाँ पे लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी किस तरह से काम करेगी किस बीमारी में। तो बात करें अगर एंटी हर्पिस की, तो देखो भाई आइडॉक्स यूरोडिन आता है, फैमसिक्लोविर आता है, एसाइक्लोविर बहुत फेमस है एसाइक्लोविर, और उसके अलावा सीडोफोविर। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे एंटी इन्फ्लुएंजा की, तो देखो भाई एमेंटाडाइन, रेमेंटाडाइन और ना जाने क्या क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही। और रेट्रोवायरस की बात की जाए, यहाँ पे HIV में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, लेमिविडिन, नेविरापाइन और रिट्रोमाविन आता है, डिडानोसाइन आता है। एंटी हेपेटाइटिस दवाइयाँ बात की जाए तो यहाँ पे लेमिविडिन, एडोफोविर, डिपिकबॉक्सिल, ये सब इसमें चलती हैं। सो बेसिकली बात यही दोस्तों कि जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं मैकेनिज्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 4-5 तरह की इनकी कैटेगरी है, बट ये क्या इनका अपग्रेड आता जाता है, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती जाती है, तो ये बनती रहती हैं, अलग अलग टाइप से बनती रहती हैं। सो खैर ये था दोस्तों पूरा एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, ना हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।